ओके, सो 1 अक्टूबर का द हिंदू हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे, और हम मेन मेन आर्टिकल्स जो हैं कवर अप करेंगे जो भी आपका इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो फ्रंट पेज पे आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो कम हो गया है पहली बारी आपका 42 मंथ्स में। तो अगर हम सब डिवीजन करेंगे इन सेक्टर्स को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र का आउटपुट है और जो स्टील का आउटपुट है वो बहुत ही माइल्डर तरीके से ग्रो किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोल और इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इनका भी आउटपुट में कमी आई है। और अगर हम देखेंगे सीमेंट प्रोडक्शन, तो सीमेंट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। क्रूड ऑयल हो गया और नेचुरल गैस हो गई, जो आपके फ्यूल सेक्टर है वो भी आपका उसके अंदर भी प्रोडक्शन आपको कम देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा सीमेंट और स्टील सेक्टर में जो ये आपका आउटपुट का रिडक्शन हुआ है वो इस वजह से हुआ है मेनली बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो काफ़ी वीकली परफॉर्म किया है, और डिमांड की कमी होने के कारण आपका जो स्टील और जो सीमेंट है उसमें भी आउटपुट में कमी आपको देखने को मिली। नेचुरल गैस जो है वो ऑब्वियसली आपका कम हुआ है। ओके, आगे चलते हैं हम। इसी फ्रंट पेज पे आप आर्टिकल देखोगे जहाँ पे एक आईआईटी स्टूडेंट की बात हो रही है जिसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को दोबारा खोला है। और ये आपका जो है, जो ये आपका स्टूडेंट था, ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिलोंग करता है, प्लस इसके जो फादर थे वो डेली वेजर थे। तो उस वजह से जो है आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया है। तो ये आर्टिकल 142 जो है वो आपका सब्सटैंटिव जस्टिस की बात करता है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आर्टिकल 142 इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर उसको कोई भी केस जो उसके पास आता है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर पाए। अब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव डेफिनेशन हो जाती है कि पूरा जो है कंप्लीट जस्टिस किस प्रकार से होगा, बट अनलिमिटेड पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाती है अंडर आर्टिकल 142, सो विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब आगे चलते हैं हम। सो सेकंड थर्ड पेज पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। अब हम यहाँ पे चलते हैं वेस्टर्न घाट से रिलेटेड आर्टिकल पे। तो अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने आपका जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है उसको रिलीज़ किया है। दोबारा से उसका जो ड्राफ्ट है सिक्स्थ टाइम उसको रिलीज़ किया गया। तो रिपोर्ट तो काफ़ी पुरानी है बट उसका ड्राफ्ट जो है वो सिक्स्थ बार जो है अभी आया है, जुलाई 31 को। तो अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि 6 स्टेट्स में जो है ये इको सेंसिटिव जोन जो है उसको कार्व आउट करा जाएगा। और इस केस में जो है कर्नाटका गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि कस्तूरी रंगन कमेटी जो है इसकी रिपोर्ट से कई सारे जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। और मेन जो इनका यहाँ पे नैरेटिव ये है कि भाई जो ये इको सेंसिटिव जोन जो ये कैटेगराइजेशन हो रहा है इसके अंदर बहुत सारे विलेजेस जो हैं आते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 1500 विलेजेस जो हैं इसको इसके अंदर आ जाएंगे, और इसमें जो है काफ़ी सारे तालुक और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। आप वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, रीलोकेट करना पड़ेगा, जिस वजह से जो है कर्नाटका गवर्नमेंट को लोकल लोगों का बैकलैश फेस करना पड़ सकता है। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल है कर्नाटका गवर्नमेंट, और उन्होंने यहाँ पे इस यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि भाई इस पूरी रिपोर्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर दोबारा से इसको देखा जाए। ओके, आगे हम बात करते हैं। तो आपको इसी पेज पे जो है आगे आर्टिकल मिलेगा जिसके अंदर अफ्स्पा की बात हो रही है। सो मणिपुर गवर्नमेंट ने जो है आपका अफ्स्पा जो है हिल डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया है 6 मंथ्स के लिए। अब कितने मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ अफ्स्पा इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो अफ्स्पा जो है वो आपका 1958 में जो है वो आता है, और ये लॉ जो है बेसिकली क्या करता है कि ये दो लोगों को, दो इंस्टीट्यूशंस को, मतलब एक एक आर्मी और एक सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को अनलिमिटेड पावर देता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड पावर किस प्रकार से, दैट दे कैन अरेस्ट, किल एनीवन एक्टिंग इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ, सर्च एनी प्रेमिसेस विदाउट एनी वारंट। तो बिना वारंट के ये लोग जो हैं किसी का भी घर जो है वो सर्च कर सकते हैं, कोई भी एरिया सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, सो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लीगल एक्शन। तो ये एक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड पावर देता है आर्मी और आपका सीएपीएफ को।
अब प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो गया पॉइंट, और प्लस इसमें एक पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ डिस्टर्ब्ड एरिया। तो डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर करा जाता है जिसके ऊपर अफ्स्पा जो है फोर्सेस, ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट करा जाता है, और उस एरिया में, डिस्टर्ब्ड एरिया में, इन डिफेंस फोर्सेस को जो है वो पावर होती है। अब आपका क्या है कि प्री के लिए हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है कि कौन इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो हैं वो नोटिफिकेशन को इशू कर सकते हैं अफ्स्पा से रिगार्डिंग। लेकिन दो स्टेट्स हैं जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो है आपका नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इन स्टेट्स में जो है आपका जो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर है, दैट इज एक्सक्लूसिवली रेस्टिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस वाज द आर्टिकल रिलेटिंग टू अफ्स्पा। अब आगे चलते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लद्दाख के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनको जो है रोका गया, डिटेन कर लिया गया स्पेसिफिकली, जो दिल्ली चलो पद यात्रा जो थे उसके पर्सपेक्टिव में। तो रोका गया कि नहीं रोका गया, बट व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ लद्दाख, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपका सिक्स्थ शेड्यूल इसमें काफ़ी न्यूज़ में आ जाता है। तो सिक्स्थ शेड्यूल हमारा न्यूज़ में है, उस वजह से ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये क्यों इसका डिमांड है, प्लस इसकी क्या प्रोविजंस हैं, ये एक ट्राइबल स्टेट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, और प्लस इसकी इनकी और क्या डिमांड्स हैं। तो इनकी डिमांड है यहाँ पे कि एक तो सबसे पहले इनको स्टेटहुड दिया जाए, दूसरा कि सिक्स्थ शेड्यूल में इनको जो है इंक्लूड करा जाए, तीसरा ये है कि जॉब रिजर्वेशन हो, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, और चौथा ये है कि इनको 2 सीट्स चाहिए लोकसभा की और 1 सीट चाहिए राज्यसभा की। तो ये 4-5 डिमांड्स हैं जिसके लिए जो है ये प्रोटेस्ट लद्दाख में हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देखोगे यहाँ पे कि एनडीआरएफ की टीम्स की जो हेल्प है यहाँ पे बिहार जो है वो सीख कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन। सो इस केस में जो है आपका एनडीआरएफ इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द प्री। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप है जिसमें आपको ऑपरेशन चक्र 3 के बारे में बात हो रही है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर प्रीलिम्स कि किसने इसको कंडक्ट कराया, किससे रिलेटेड है। तो सीबीआई ने जो है वो ऑपरेशन चक्रा 3 जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, और इसके तहत क्या करा जा रहा है, इसके तहत जो है आपका साइबर क्राइम का जो नेटवर्क है, उसको क्रैक डाउन किया गया है एट द 32 लोकेशंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये साइबर क्रिमिनल से रिलेटेड है, ऑपरेशन चक्रा 3। ओके, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो बिहार में जो फ्लड कंडीशन है उसमें दो नदियाँ जो हैं वो आपको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में याद रखनी है, एक तो आपका गंडक हो गया और एक बागमती रिवर। ठीक है, तो और कोसी रिवर, तो ये तीनों नदियाँ जो हैं इनका जो है आपको सीक्वेंस याद रखना है, और प्लस ये कहाँ पे हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी है, उससे रिलेटेड जोग्राफिकल एस्पेक्ट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इट कम्स इन द करंट अफेयर। ओके, सो अगला आर्टिकल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है पीएम ने बात करी है नेतन्याहू से, और ये क्यों बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इसराइल ने स्टार्ट कर दिया है हिजबुल्ला को जो है अटैक करना, जो लेबनन में है। तो उस वजह से क्या है कि वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल जो है वो बढ़ गया है, और आपकी सप्लाई लाइंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती हैं, और उस वजह से जो है एक तरीके से इंडिया ने अपना स्टैंड यहाँ पे रखा है। इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि इट इज़ कमिटेड टू सपोर्टिंग द एफर्ट्स फॉर एनी अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। तो इंडिया ने पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने की बात की है इस रीजन में, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैम्पर्स आर एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि सारी जो हमारी जो हमारा ऑयल है उसके सारे इंपोर्ट्स जो हैं इसी रूट से आते हैं। सो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे रिस्क पे आ जाती है अगर इस एरिया में इंस्टेबिलिटी हो जाती है। सो वेस्ट एशिया में पीस और स्टेबिलिटी इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। ओके, सो आगे चलते हैं हम अपने एडिटोरियल आर्टिकल्स पे। तो आप देखेंगे दो एडिटोरियल आर्टिकल्स जो हैं मेन है इस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करी है पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपका जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करना चाह रही है, कुछ एरियाज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको आउटसोर्स हम कर सकते हैं, दैट इज़ हु इज सेइंग, नीति आयोग की सेइंग। तो ऑथर जो है यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हमारा लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो अब ये अगर हम बात करते हैं तो आपका ऑब्वियसली इंडिया का जो है इंडियन जो आपके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं,
किस में, आपके पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में। उसके तहत आपको क्या करना है, आपको 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन करना है बाय 2030। और ये हमने प्लेज किया है ऑब्वियसली, यहाँ पे कॉप 26 में हमने नेट ज़ीरो की भी बात करी है। सो 2030 अब जो है वो 5 साल में ऑब्वियसली अब आ जाएगा, सो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसीलिए हम जो है डेस्परेटली इंडिया इज़ ट्राइंग टू कवर अप इट्स NDCs, तो उसके लिए हम काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं। सो एक स्टेप जो है हमारा, एक नॉन फॉसिल फ्यूल के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम न्यूक्लियर फ्यूल का भी यूज़ करने के लिए यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं। सो एक एक एक्ट जो है आपको ध्यान रखना है जो आपका इस एरिया से रिलेटेड है, दैट इज़ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962। ठीक है, तो ये जो है पूरा गवर्न करता है कि कौन कंट्रोल करेगा इन रिसोर्सेज को। तो इसमें जो आपका सेक्शन 3A है, ठीक है, 1962 का, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और सोल अथॉरिटी जो आपका रेस्ट करी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेस्ट करी गई है इस एक्ट के थ्रू, और वो किस लिए है, टू प्रोड्यूस, टू डेवलप, यूज एंड डिस्पोज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी यहाँ पे पावर नहीं दी गई है। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3A ऑफ AEA एक्ट ऑफ 1962। अब हम आगे अगर बात करते हैं तो इस एक्ट के अनुसार दो बॉडीज़ जो हैं वो आपकी कंट्रोल करती हैं इस पूरे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो सबसे पहली बॉडी आपकी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और सेकंड बॉडी कौन सी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो बॉडीज़ हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि नीति आयोग जो है उन्होंने उसने एक जो है रिपोर्ट रिलीज़ की है। सो द रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन एनर्जी ट्रांजिशंस। तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं यहाँ पे नीति आयोग बोल रही है कि इसको जो है प्राइवेट सेक्टर भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। बट ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे एक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बताओगे, लेजिस्लेशंस अपने क्लियर नहीं रखोगे, प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्शन 3A है इस AEA एक्ट का, वो सीधे सीधे कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस पूरी बात से और नीति आयोग की रिपोर्ट से। कैसे, तो इन्होंने यहाँ पे इस सेक्शन ने यहाँ पे बोला है कि ऐसी कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो स्पेसिफिकली यहाँ पे R&D से रिलेटेड है न्यूक्लियर एनर्जी में, सो एनी सच इन्वॉल्वमेंट स्पेसिफिकली फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करी गई है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू दैट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ कमियां जो हैं वो आपकी देखी गई हैं, जो ऑथर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि रूल 35 जो है आपका अटोमिक एनर्जी रूल्स का 2004 का, इसने एक बॉडी बनाई थी, उसका नाम क्या था, अटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि स्पेशली रिस्पॉन्सिबल थी रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए। बट इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाइसी उसमें है कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट बॉडी ये नहीं है। इसको केटर करने के लिए आपका कुछ रूल्स आते हैं, न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल आता है, ठीक है, 2011 में, जो कभी भी पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एफिशिएंटली ये बॉडी जो है वो आपकी काम नहीं कर पा रही है। तो आप देखोगे मल्टीपल बॉडीज जो हैं इस सेक्टर में हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आपको जो है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है तो उसमें आप एक कुछ सजेशंस जो हैं यहाँ पे ऑथर देते हैं। तो सबसे पहला सजेशन ये कहते हैं कि भाई जिस तरीके से आपने NPCL बनाया है उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक PPP मॉडल पे बेस्ड एक आप एक बॉडी बना सकते हो। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या होगा, उस बॉडी में आपका जो है 51% की जो इक्विटी रहेगी वो सरकार के पास रहेगी। ठीक है, और सिंस उसके पास, ये आपका पहला सजेशन हो गया। दूसरा सजेशन आपका ये हुआ कि भाई 51% अगर वो इक्विटी गवर्नमेंट की उसमें होल्ड कर रही है, तो पूरा जो है आप उसमें राइट, उस बॉडी को आप RTI के अंडर लाओ। ठीक है, तो ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे और पब्लिक जो है वो भी जान पाए कि भाई किस तरीके से यहाँ पे जो है फंक्शनिंग आपकी हो रही है इस बॉडी की। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ पब्लिक बॉडी आपको दिखाना होगा अंडर RTI। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो है कॉम्पनसेशन कौन देगा, तो उससे रिलेटेड आपका, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों अगर PPP मॉडल में आप काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।
तो अगर इस टाइप के रिएक्टर का कुछ भी मिसमैनेजमेंट होता है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है और उसमें आपकी सिविल पॉपुलेशन को कुछ हार्म होता है, तो वो सिविल लाइबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? तो उससे रिलेटेड आपके जो प्रोविजंस हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक नीड्स की भी बात करी गई है, और यहाँ पे जो है ऑथर बोल रहे हैं कि आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए काफ़ी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की एरिया रहेगा, और उस चीज़ में अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है तो आपको जो है इन एरियाज को एड्रेस करना पड़ेगा। और प्लस आपको इसके लिए एक स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जो हर चीज़ को एकदम क्लैरिफाई रखे। तभी यहाँ पे जब हर चीज़ को जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेजिस्लेशन प्रॉपर रहेगा, आप सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हो, तभी प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपका पार्टिसिपेट करेगा। सो ये हमारा आर्टिकल था न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। ओके। अब सिल्वर डिविडेंड चैलेंज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है सेकेंड आर्टिकल में। सिल्वर डिविडेंड का जो रेफरेंस है वो मेजरली यहाँ पे जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे उनको रेफर करा गया है। ठीक है। तो और ये आपका जो पार्ट हो जाता है GS2 का पार्ट हो जाता है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। अब देखो यहाँ पे जो है जो ऑथर है वो तीन एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि आपको जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए मल्टी सेक्टोरल अटेंशन देना होगा, और स्पेशली तीन एरियाज में। एक आपका हेल्थ हो गया, एक आपका सोशल उनका सोशल एस्पेक्ट हो गया, एक आपका क्या हो गया इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया। ठीक है। तो इन तीनों एरियाज में आपको एड्रेस करना पड़ेगा उनकी स्टेबिलिटी, उनकी सिक्योरिटी को। सबसे पहले जो है आपका ऑथर हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपका आयुष्मान भारत के अंडर स्टेप्स लिए हैं, प्लस उसको एक्सटेंड करा है 70+ पे। सो विच इज़ अ पॉजिटिव स्टेप अकॉर्डिंग टू द ऑथर। सेकेंड ये बोल रहे हैं हेल्थ के ही पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमें एल्डरली के रिगार्डिंग थोड़ा फोकस्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो है इसके अंदर एक वाइब्रेंट सेक्टर जो है वो निकल के आ सकता है। बिकॉज एक एल्डरली सेक्शन जो है उनके पास वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हैं, तो आप जो है उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक इकोनॉमिक सेक्शन जो है, इसमें इकोनॉमी का एक सेक्शन जो है वो क्रिएट हो सकता है सर्विसेज से रिलेटेड रिगार्डिंग दीज हेल्थ सर्विसेज। सो आप जो है यहाँ पे टेली कंसल्टेशन सर्विसेज लेके आ सकते हो। इसमें वर्क फोर्स को जो है जो स्पेशली इक्विप्ड हो एल्डरली पीपल के लिए ध्यान रखने के लिए, उनको आप लेके आ सकते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स की, जिसकी वजह से आपका जो अभी का जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है वो आपका प्रॉपर हो पाए सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है। प्लस आपको जो है उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है और उनका न्यूट्रिशन नीड्स का भी ध्यान हम रख सकते हैं। तो इन एरियाज में जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आगे ये तो हो गई हमारी हेल्थ की बात। सेकंड जो पिलर यहाँ पे ऑथर जिससे डील करते हैं वो आपका है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ के लिए स्पेशली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको उनको अवेयर कराना चाहिए रिगार्डिंग देयर एंटाइटलमेंट्स एंड लीगल सेफगार्ड, वो चाहे इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो या फिर सक्सेशन से रिलेटेड हो या फिर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो। जो उनका एक जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड एज की, उस चीज़ को अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली वो जो है हैंडल कर पाएँ। तो आपको एक कॉन्फिडेंस उनके उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपको देना है ताकि वो जो है उन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इनको इंक्लूड कर सकते हो एक डिजिटल इन्वायरमेंट में, इनको अवेयर कर सकते हो कि क्या किस प्रकार से जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो ये एक्सेस कर पाएँ, उनको पता हो कि गवर्नमेंट क्या स्कीम्स जो है वो एल्डरली सेक्शन के लिए लेके आ रही हैं, तो वो अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अमंग्स द सीनियर सिटीजन्स। ओके। सो यहाँ पे ऑथर जो है एक काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस ड्रिवन बिजनेसेस जो हैं वो आपका सीनियर केयर सेगमेंट में ग्रो होने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, क्योंकि आपका ऑब्वियसली 60% 70% के आसपास जो है हमारा जो यंग पॉपुलेशन है अभी, और ये जो है आपकी ओल्ड एज में जब जाएगी तो कुछ सालों बाद जो है एक नया सेक्टर आएगा जिसके अंदर हम ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात करी जा रही है सिल्वर डिविडेंड की, और इसमें जो है चैलेंज से हम इसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है।
तो इस चीज़ के बारे में ऑथर बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ओके, सो ट्रेड डेफिसिट जो है इंडिया का वाइडन हो गया है। अगर हम इसको सब डिवाइड करते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट हमारा इंक्रीज किया है, करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज प्राइमरीली ड्यू टू द मर्केंडाइज ट्रेड। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में हमारा आपका काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेक्स है वो इम्प्रूव हुआ है, बट हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो उतने इम्प्रूव नहीं हो पाए हैं मर्केंडाइज सेक्टर में जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट बढ़ गया है, इसीलिए हमारा डेफिसिट बढ़ गया है। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मर्केंडाइज ट्रेड। सेकंड जो है वो आपका रेमिटेंसेज, अगर हम बात करते हैं तो रेमिटेंसेज भी इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, और अगर हम एफडीआई की बात करते हैं तो आपका एफडीआई भी हमारा कंट्री में इम्प्रूव हुआ है। अगर हम एफडीआई और एफपीआई को कंपेयर करते हैं तो दोनों में से एफडीआई जो है वो आपका हायर था फ्रॉम द एफपीआई। ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को पूरा इसको पूरा ऐड करते हैं तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन अप हो गया है। ओके, आगे हम बात करते हैं डीजीएफटी जो है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसने जो है आपका एक स्कीम को एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है 1 साल के लिए। तो ये स्कीम जो है वो आपका कौन सी है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो मतलब रेमिशन दिया जाएगा टैक्सेस के ऊपर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन अप हो गया है। तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे तभी जो है वो डॉलर आएगा या फिर आपकी फॉरेन करेंसी आएगी। तो उस वजह से जो है डीजीएफटी ने ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में कि आरबीआई ने जो है आपकी इरेगुलरिटीज जो है गोल्ड लोन के लिए यहाँ पे बताई हैं या फिर वार्न किया है टू द बैंक्स एंड एनबीएफसीज। यहाँ पे एक टर्म आप देखोगे सुपरवाइज्ड एंटिटीज, जो कि प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। सो ये सुपरवाइज्ड एंटिटीज क्या है, इसके अंदर बेसिकली आपकी बैंक्स और एनबीएफसीज आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्रिकॉशन लेने के लिए जो है आरबीआई बोल रहा है इन सुपरवाइज्ड एंटिटीज को। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जा रही हैं गोल्ड लोन्स में। तो स्पेसिफिकली आपका जो गोल्ड लोन का जो वैल्यूएशन हो गया, ठीक है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। प्लस यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं दी जा रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही गोल्ड लोन्स की। प्लस एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अगर कोई जो लोन है वो फॉल्टर करता है, ठीक है, तो उस केस में जो जब उसकी ऑक्शनिंग होती है तो ऑक्शन जो है वो आपका टोटली ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आरबीआई ने यहाँ पे बैंक्स को इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए बोला है। ओके, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो आपका प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो इसको इसकी जो डेफिनेशन है उसको उसको वाइड करा गया है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन जो है वो एक्सपैंड करी गई है। एंड द डेफिनेशन ऑफ द कनेक्टेड पर्सन्स। तो कनेक्टेड पर्सन्स कौन होते हैं, कनेक्टेड पर्सन्स वो होते हैं जो उस संस्थान से जुड़े हुए हैं और वो कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं जो किसी इंसान को ट्रेड कर सकते, जो मतलब उसको एक अनड्यू एडवांटेज दे सकता है। ठीक है, so the connected person would now include the firm or its partner or its employee in which the connected person is also partner, and a person sharing household or residence with the connected person. So anyone who is belonging to the family of the connected person will also come under the definition. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रूल्स हैं प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशन ऑफ 2015, इसको अमेंड करा गया है। ठीक है, और उसके अंदर इस डेफिनेशन को रिलेटिव्स को जो है आपका कनेक्टेड पर्सन में इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसका चाहे स्पाउस हो गया, इन लॉज हो गए, जितने भी सिबलिंग्स हो गए, सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया का जो ट्रेड रिलेशंस हैं विद द यूएस। तो यूएसए जो है इंडिया का काफ़ी सालों से जो है सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा है, और अभी भी यूएस जो है सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए। तो इससे जो है आपके बायलैटरल रिलेशंस जो हैं इम्प्रूव होते हैं, बिकॉज इंडिया का यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं यूएसए को। तो इंडिया जो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है वो आपके कुछ कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं,
कुछ स्मार्टफोन्स हैं और आपके मिनरल फ्यूल्स हैं। ठीक है। अब ये जो आपका मर्केंडाइज ट्रेड है इंडिया का, वो ऑलमोस्ट आपका 54 बिलियन से हमारा 83 बिलियन जो है का हो गया है। तो 2018 में इतना था और आपका 2023 में जो है 83 बिलियन तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पहुंच गया है। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि 54% की जो है बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर हम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की बात करें, जो जीएसपी सिस्टम जो इंडिया के लिए स्कीम स्पेशली लागू करी गई थी, या फिर और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये स्कीम जो है वो वैलिड थी, जिसके अंदर जो है एक लो या फिर ज़ीरो टैरिफ जो है प्रोवाइड करा जाता था, ताकि इनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा यूएसए दे पाए। तो यूएसए सामान खरीद रहा था, बट दे वर नॉट इम्पोजिंग एनी ड्यूटी ओवर द प्रोडक्ट्स दैट वर कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज। सो उसको जो है ट्रम्प ने अभी हटा दिया था, ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट थे। और जीएसपी का अब यही यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि स्टिल यूएसए इज़ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स। ओके। अब ये हो गया। अब दूसरा आपका जो है, हम इंपोर्ट क्या करते हैं यूएसए से, तो हम जो है मिनरल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। प्लस सेकंड, हम जो है प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स इंपोर्ट करते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। कुछ एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करते हैं। शिप्स एंड बोट्स इंपोर्ट करते हैं। केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल एंड कुछ एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में हैं इन यूएसए। और जिस प्रकार से हमारा ट्रेड बढ़ा है यूएसए में, उसके ऊपर जीएसपी का असर जो है वो आपका नेग्लिजिबल तरीके से पड़ा है। ठीक है। तो इससे हमारे जो है, ये आपको ध्यान रखना है, आपका ये आईआर का पार्ट हो जाता है इन द बायलेटरल रिलेशंस जीएस2 में। ओके। एक और यहाँ पे न्यूज़ है जिसमें यूके में एक जो लास्ट प्लांट था, कोल का पावर प्लांट जो था वो शट डाउन कर दिया गया है। तो ये सबसे पहला भी था और इसको सबसे लास्ट में शट डाउन भी किया है। और यूके सबसे पहली कंट्री बन गई है जी7 में, 6 मेजर इकोनॉमीज़ में, जिसने कोल को फेज आउट कर दिया है। और उसके साथ जो है आपका स्वीडन और बेल्जियम है, उन्होंने भी फेज आउट कर दिया है। सो ये प्लांट जो था वो था आपका थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट स्टेशन, जो कि 1882 में इस्टेब्लिश करा गया था। ओके। अब यहाँ पे हम रशियन इन्वेजन की बात करते हैं। तो रशियन फोर्सेस ने एक और विलेज जो है वो कैप्चर किया है यूक्रेन में, जिस जो है नेलिपिवका। और ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रेजेंस के लिए प्लेसेस इन न्यूज़ में। ओके। सो बस नाम इम्पोर्टेंट है, इसका लोकेशन आप जो है देख लेंगे। सेकंड, यहाँ पे जो है शी जिनपिंग जो है वो दोबारा से ताइवान रीयूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एक इन्होंने कल स्पीच दी थी, उसके अंदर इन्होंने बोला है कि चाइना जो है वो रीयूनाइट करना चाहता है ताइवान के साथ। तो इससे जो है इनका पॉलिटिकल स्टैंड पता चलता है कि दैट दे आर सो डिटरमाइंड टू रीयूनिफाई विद ताइवान। और उसी की पर्सपेक्टिव में एक और न्यूज़ है जहाँ पे बाइडेन ने आपका 567 मिलियन डॉलर असिस्टेंस जो है वो आपका ताइवान को प्रोवाइड करने की बात की है। इतना हमें ध्यान रखना है कि जो यूएसए है वो आपका वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, उसके तहत वो डिप्लोमेटिकली ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बट वो मेजर प्रोवाइडर ऑफ वेपन्स भी हैं ताइवान के लिए। ठीक है। सो एक ये है। एक और न्यूज़ है हमारी रवांडा से। तो रवांडा में आपका जो मार्बर्ग वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो 8 डेथ्स वहाँ पे देखी गई हैं। और इसके फीचर्स कहीं ना कहीं आपके इबोला की तरह मिलते हैं। सो इसका जो स्प्रेड होने का तरीका है, ये जो वायरस है, ओरिजिन भी इबोला की तरह हुआ है। जैसे इबोला आपका फ्रूट बैट से आया था, वही सेम आपका जो मार्बर्ग वायरस है वो भी फ्रूट बैट से आया है। और ये जो स्प्रेड हो रहा है ये आपका बॉडीली फ्लूइड से जो है वो स्प्रेड हो रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे हीमोरेजिक फीवर जो है वो आपका आ रहा है, और इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ओके। सो ये हमारी इस पेज की न्यूज़ होगी। हरिकेन हेलेन जो है वो आप देखोगे यूएसए में अभी आया है। तो हरिकेन्स जो है वो अटलांटिक ओशन में हम यूज़ करते हैं टर्म, तो उस जोग्राफी पर्सपेक्टिव में ये आर्टिकल है। ओके। सो आपको ये देखना है, प्लस आपको ये देखना है कि आपकी ओशन वार्मिंग से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है। और इसमें आप
आपको जो रिपोर्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ओशन वार्मिंग है उसका रेट न्यूली डबल हो गया है। और ये जो रेट है वो ऑलमोस्ट आपका 0.58 मीटर पर स्क्वायर हुआ करता था, बट ये आपका 1.05 वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है वो हो गया है। अब ये जो रिपोर्ट है ये आपकी किसकी है, ये है कोपरनिकस मरीन सर्विस के द्वारा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ये क्यों हो रहा है, तो आपका ओशन जो है वो हीट अप हो जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस की जो हीट है उसको कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन अगर ओशंस हीट अप होने लगे तो क्या होगा कि आपकी जो एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो चालू हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो प्रिवेल कर रही हैं। तो फ्यूल स्टॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, हरिकेन्स देखने को मिलेंगे, और दूसरे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं देखने को मिलेंगे अगर ओशंस इसी प्रकार से वार्म होते रहे। ओके। सो अब जो है आपको यहाँ पे देखना है कि शिगेरो इशिबा जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जापान के, और किशिदा ने, आपका फूमियो किशिदा जो है वो रिज़ाइन करेंगे। तो ये आर्टिकल जो है उनकी लेगेसी के बारे में बात कर रहा है कि किस प्रकार से जो है उनके इंटरनल जो है कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा करप्शन के चार्जेस थे। और इन्होंने जो है धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया ये जो शिगेरो इशिबा है इनको, और एक तरीके से फ्रंट फेस कैंडिडेट बनाया पीएम के लिए। तो इनका काफ़ी ज़्यादा बैक सपोर्ट जो है इनको मिला है। बट काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन ये रहे हैं इंटरनेशनली, बिकॉज यूएस जो है, यूएस के साथ इन्होंने टाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे किए थे। प्लस इन्होंने रशिया और चाइना के साथ टाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए स्टैंड लिया था। ठीक है, मतलब उनके खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। तो इस वजह से यूएसए के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए। प्लस इन्होंने आपका जो है जापान की जो न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी है उसको रिवर्स करने की बात करी। मिलिट्री बिल्डअप की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात करी जापान की। तो एक मिलिट्री डिफेंस को पूरा इन्होंने रिवाइव करने की जो बात करे थे उसके ऊपर फूमियो किशिदा का काफ़ी ज़्यादा रोल था। अब इनके ऊपर जो है ये काफ़ी ज़्यादा करप्शन स्कैंडल्स में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से इनकी इमेज लोकली कुछ ज़्यादा पॉपुलर, मतलब नेगेटिवली पॉपुलर थी। बट ये जो है एक कॉन्सेप्ट को फेवर करते थे, दैट वाज न्यू कैपिटलिज्म। तो ये कहते थे कि भाई आपको जो है प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे थोड़ा सा अलाउ करना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट, रेदर देन गवर्नमेंट का खुद से हर चीज़ में हैवी इन्वेस्टमेंट। तो जो शिंजो आबे थे वो आपका हैवी इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बट जो किशिदा थे वो न्यू कैपिटलिज्म को फेवर करते थे, जहाँ पे पॉलिसीज इस प्रकार से बनाओ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी हेल्प हो पाए। सो इनका मेजर जो लेगेसी यही थी कि ये जो है बिल्डअप कर रहे थे जापान के मिलिट्री को, और ये बात कर रहे थे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स की। ठीक है, तो उसको डेवलप करने की बात कर रहे थे। तो ये सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब जो है किसी ने जाके बात की है, सो ही वाज फूमियो किशिदा। ओके। सो श्रीलंका में पहली बारी जो है वो डिफ्लेशन देखने को मिला 39 ईयर्स में। तो अभी तक यहाँ पे इन्फ्लेशन ही चल रहा था राजपक्षा के टाइम पे। तो आप देखोगे कि 69.8% इन्फ्लेशन जो है वो 2 साल में पहुँच गया था। काफ़ी ज़्यादा फूड की शॉर्टेजेस हो गई थी, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे राजपक्षा के खिलाफ, गोटाबाया राजपक्षा के खिलाफ। अब फिर उसके बाद जो है रनिल विक्रमसिंघे बनते हैं, वो आपका आईएमएफ की डील जो है क्रैक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोन देते हैं ताकि इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो पाए। अब जो आपके दिसन याके हैं वो उन्होंने बोला है कि जो हमने आईएमएफ की डील ली है इसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, बट जो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो आईएमएफ ने बोला था इनको मेंटेन करना है उसको थोड़ा सा इसमें रिलैक्स करके। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि हम इकोनॉमी पे ध्यान देंगे। उस वजह से आप देख देख सकते हो कि डिफ्लेशन जो है वो देखा गया है, चीज़ों की प्राइसेस जो है वो कम हो गई हैं श्रीलंका में काफ़ी सारे सालों बाद। ओके। सो इतना ही आज का न्यूज़पेपर था। सो आई होप आप लोग को समझ आया एडिटोरियल्स और बाकी सारी जो न्यूज़ थी। सो थैंक यू सो मच।